हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज का जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वह है उपसर्ग है। उपसर्ग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? प्रीफिक्स कहते हैं। किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करके कहा था कि मैम नेक्स्ट वीडियो आप हमें उपसर्ग और प्रत्यय पे बना के बताइए और हमें अच्छे से समझाइए। तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है उपसर्ग का। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। उपसर्ग जो है, उपसर्ग और प्रत्यय ऐसा टॉपिक है जो कि 7th 8th से लेके हायर स्टडी तक, जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जब हम कॉम्पिटिशन्स फाइट करते हैं तो वहाँ तक ये हमारे कॉम्पिटिशन आता है। और मेरे नोट्स बहुत ईजी हैं, बच्चों को अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो हम शुरू करते हैं और आप भी थोड़ा सा अलर्ट होके पढ़ना, ठीक है। पेपर आ रहे हैं नज़दीक, तो आप थोड़ा सा अलर्ट होके तैयारी शुरू कर दो और फुल जोश और मस्ती के साथ पढ़ने, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो और समझो। और रटना नहीं है, समझना है, याद रखना है। पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या फिर परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखो, इसका अर्थ क्या होता है। इसका तात्पर्य यह है कि शब्दांश किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़ते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ये हो गया शॉर्ट में। लेकिन अगर मैं आपको अच्छे से बताना चाहती हूँ, उपसर्ग दो शब्दों के योग से बनता है, ठीक है ना। जो पहले जो शब्द में जो शब्दांश जो है, किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है, समझिए। शब्दांश किसी शब्द के साथ पहले जुड़ता है तो वह उपसर्ग होता है और शब्द में अर्थ के साथ उसमें विशेषता लाता है या फिर परिवर्तन लाता है। अब देखो, उपसर्ग दो शब्दों उप जमा सर्ग के योग से बना है, जिसमें उप का अर्थ है समीप या पास या निकट, ठीक है। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना अर्थ मतलब बनाना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना या नया अर्थ देना। ये वही शब्द मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। किसी शब्द के साथ नया शब्दांश जोड़ दिया और उसमें शब्द में परिवर्तन आ गया। जैसे यत्न से पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रयत्न बन गया। इस नए शब्द का अर्थ होगा प्रयास करना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलाकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे अन जमा बन, अनबन। अनबन का मतलब क्या होता है? मनमुटाव। वही कुछ उपसर्गों के योग से मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि तेजी आ जाती है। मतलब कुछ शब्दों के साथ हम कोई नया शब्द जोड़ देते हैं तो उससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे परि जमा भ्रमण। भ्रमण का मतलब होता है घूमना, और परिभ्रमण तो इसका भी अर्थ घूमना ही होता है, तो कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं आया। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का उल्टा अर्थ भी निकलता है। जैसे अ जमा शांति। अब शांति से पहले हमने लगा दिया तो अशांति। अशांति का मतलब कलह, कलेश, है ना। किसी एक ही शब्द के पहले अलग अलग उपसर्ग लगाने से उस शब्द के अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं। जैसे हार शब्द से पहले प्रहार लगा दिया तो प्र लगाने से क्या होगा? आक्रमण करना। हार से पहले सन लगा दिया, संहार। संहार का मतलब नाश करना, खत्म करना। और हार से पहले आ लगा दिया तो आहार। आहार का अर्थ होता है बेटा भोजन। और हार से पहले वी लगा दिया तो विहार। विहार का अर्थ होता है बेटा भ्रमण। इस प्रकार उपसर्गों के प्रयोग से 3 स्थितियां होती हैं। नंबर 1, शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है। नंबर 2, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। जैसे मैंने आपको अशांति वाला बताया था, संहार वाला बताया था, तो प्रतिकूलता आई ना। शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं होता। नंबर 3, जैसे मैंने आपको परिभ्रमण शब्द का अर्थ बताया था कि उससे कोई भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ा जब हमने उसमें उपसर्ग को जोड़ा। अब उपसर्ग के बेटा कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। भाषा के आधार पर जो है उपसर्ग के 4 भेद माने जाते हैं। हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग और अंग्रेजी यानी इंग्लिश उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग देख लेते हैं। अब देखो बेटा, अ का मतलब होता है अभाव यानी निषेध, नेगेटिव। इसका उदाहरण क्या होगा? अचेत, अछूत, ठीक है। अध, अध का अर्थ होता है बेटा आधा। जैसे अधपका, अधमरा, अधकचरा। अब अध जोड़ेंगे। जैसे पका शब्द है, अगर उसमें अध जुड़ गया तो अधपका हो गया। मरा शब्द है, अध जुड़ गया तो अधमरा हो गया। तो हिंदी के ये जो उपसर्ग शब्द हैं, इससे उपसर्गों का शब्दों में जुड़ने के बाद कितना परिवर्तन आ रहा है ये हम देख रहे हैं। अन का अर्थ होता है अभाव।
अभाव यानी नेगेटिविटी, निषेध, जैसे मन, अनचाहा, अनचखा। अब उनका अर्थ होता है एक कम, जैसे 19, 29, 39। औ का अर्थ होता है हीन, जैसे ओगुन, ओढ़र, है ना। कु का मतलब होता है बुरा, कुढंग, कुदिन, कुचाल। नी का अर्थ होता है निषेध यानी रहित, जैसे निकम्मा, निगोड़ा। भर का अर्थ होता है बेटा पूरा, भरसक, भरपूर, भरपेट। हम ऐसे शब्द यूज़ करते हैं ना, भरसक प्रयास किया, भरपूर मेहनत करी, भरपेट खाया। चौ का अर्थ होता है चार का अर्थ चार में कैसे, चौमासा, चौपाई, चौराहा। दू में भी नेगेटिविटी, बुरा, हीन, दुबला, दुकाल। पर यानी दूसरा, बाद का। परोपकार, परसर्ग, परलोक। बिन यानी बिना, निषेध, बिन ब्याहा, बिन जाना, बिन बोया। इस तरह से हमने हिंदी के कुछ उपसर्गों का हमने पढ़ा और समझने का प्रयास किया। अब अगला देखते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग। अब देखो संस्कृत के शब्द कैसे हैं। अध यानी नीचे, अधपतन, अधोगति। अंत यानी भीतर, अंतकरण, अंतरपुर। अलम अलम का क्या अर्थ होता है, सुंदर, जैसे अलंकार, अलंकृत। आवी का मतलब होता है प्रकट करना, आविष्कार, आविर्भाव। फिर चिर का मतलब होता है चिरकाल, जैसे होता है ना बहुत देर तक। चिरायु मतलब बड़ी उम्र वाला, चिरकाल, चिरंजीव। तिरस्कार तुच्छ, तिरस्कार, तिरोहित। पुनर का मतलब फिर, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्विचार। पुरा मतलब प्राचीन, पुरातत्व, पुरातन। इसी तरह से पुरस का मतलब सामने, आगे, पुरस्कार, पुरोहित, पुरस्चरण। प्रादुर का अर्थ होता है प्रकट होना, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। सह का अर्थ होता है बेटा साथ, सहचर, सहोदर, सहपाठी। बहु का अर्थ होता है बहुत, बहुमूल्य, बहुमत, बहुवचन। निर का अर्थ होता है बिना, रहित, निर्दयी, निर्गुण, निर्जन। अधिकार वाला, संयोग, संगम, संवाद, संहार, संपूर्ण। इस तरह से हमने संस्कृत के कुछ उदाहरण देखे और समझने का प्रयास किया। अगला हम देखते हैं उर्दू के उपसर्ग देख लेते हैं। अब देखो उर्दू के उपसर्ग कौन से होते हैं। अल यानी निश्चित, अलबेला, अलमस्त, अलबत्ता, ये इसके उदाहरण हैं। एन मतलब ठीक, पूरा ठीक। एन वक्त, एन मौका। कम यानी थोड़ा, हीन। कमज़ोर, कमसिन, कम वक्त। खुश यानी अच्छा, खुशखबरी, खुशबू, खुश दिल। गोर यानी बिना, गैर हाजिर, गैर मुल्क। बद यानी बुरा, बदबू, बदनाम, बदसूरत। जैसे सहित, के अनुसार, जैसे हम बोलते हैं ना बखूबी, बनाम, बदौलत, ये सब उर्दू के शब्द हैं। बा के साथ मतलब बाइज्जत, बाकायदा। ला का अर्थ होता है अभाव में, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह। सर यानी मुख्य, सरताज, सरहद, सरकार। हम साथ या समान, हमराही, हम सफ़र, हम उम्र। नेक्स्ट है हर में, जैसे इसका अर्थ क्या होगा, प्रत्येक, हर तरह, हर रोज़। तो इस तरह से उर्दू के कुछ उदाहरण मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगला देखते हैं अंग्रेज़ी या इंग्लिश के उपसर्ग। ठीक है, अब आप देखते हो हम हिंदी में भी जो है कई शब्द ऐसे आते हैं जो कि हम इंग्लिश के यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि ये इंग्लिश के शब्द है और हम हिंदी में लिख रहे हैं या फिर हिंदी में हम इनको यूज़ कर रहे हैं। जैसे उपसर्ग हम देखेंगे सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, जैसे सब जज, सब कमेटी। जो एक बड़ा जज होता है उसके नीचे उसका एक सेक्रेटरी कह लो, सब जज होता है, सब कमेटी। तो इस तरह से डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर। वॉइस का अर्थ होता है बेटा सहायक में वाइसराय, वाइस चांसलर, है ना। ये हम हिंदी में भी लिखते हैं और इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं। जनरल का अर्थ होता है सबका, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, है ना। चीफ का अर्थ होता है बेटा प्रमुख में चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। तो इस तरह से हमने उपसर्ग को आज आपको बताने का, समझाने का पूरा प्रयास किया और आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे, ताकि
जब आप अपनी जॉब के लिए भी अगर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप इस चीज़ को कभी ना भूलें और हमेशा ये चीज़ें याद रहें। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।